की प्रेस कॉन्फ्रेंस के, जिसको हमने ये समझा कि लोगों तक इस बात को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। पहला तो एजेंडा जो है वो पनामा लीक्स के हवाले से पैदा होने वाले मुल्क में जो सूरत हाल है उसके हवाले से है, और उसके बाद की तमाम जो हालात व वाक़यात हैं उसके ऊपर आपसे अपना वर्डिक्ट देना है, पाक से ज़मीन पार्टी का वर्डिक्ट देना है। तो सबसे पहले तो मैं पनामा लीक्स के हवाले से कल जो JIT रिपोर्ट पेश हुई है और उस JIT रिपोर्ट की जितनी भी फाइंडिंग्स हैं उन फाइंडिंग्स को देखते हुए जो कुछ भी मीडिया के ज़रिए हम तक पहुंच चुका है, उन तमाम फाइंडिंग्स को देखते हुए मौजूदा सूरत हाल और इस एनवायरनमेंट को देखते हुए मुल्क, रियासत, जमहूरियत और इदारों और पाकिस्तान के तमाम लोगों की भलाई और बेहतरी के लिए पाक सर ज़मीन पार्टी ये समझती है कि JIT रिपोर्ट आने के बाद हुकूमत वक्त को, प्राइम मिनिस्टर को फ़ौरन से पेशतर रिज़ाइन कर देना चाहिए, उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। बहुत सारे मुबस्सरीन, बहुत सारे तज़किया निगार और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस बात का मुतालबा बहुत पहले से करती चली आ रही हैं, जब से ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह शुरू हुई थी, जब से ये इल्ज़ामात लगे थे। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि अब अगर मज़ीद ताख़ीर ये की गई इस बात में कि रिज़ाइन नहीं कर रहे, और जो फाइंडिंग्स आ चुकी हैं सामने, जो डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं सामने, मैं इस बात से पाक सर ज़मीन पार्टी इस बात पे मना नहीं करती या इस बात पे एतराज़ नहीं करती कि वज़ीर आज़म साहब और उनकी टीम को ये पूरा हक़ है कि वो उसका दिफा करें, वो जो भी लीगल कोर्स है उसको अपनाएं, उसका दिफा करें। लेकिन उस दिफा करने से पहले, अपने आप को डिफेंड करने से पहले, मुल्क की खातिर, सिस्टम की खातिर, जमहूरियत की खातिर हम ये समझते हैं कि मज़ीद अगर ताख़ीर की गई, मज़ीद अगर वज़ीर आज़म साहब वज़ीर आज़म रहते हुए ख़ुद को डिफेंड पे लेकर जाते हैं, डिफेंस पे लेकर जाते हैं और इसको प्रोलॉन्ग करते हैं, तो उससे मुल्क को, जमहूरियत को और इस सिस्टम को नुकसान पहुंचेगा और अवाम को नुकसान पहुंचेगा, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। तो वो अपना सारा दिफा करें। लेकिन हमारा ये मुतालबा है, हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वज़ीर आज़म साहब इसको इस हालात को मद्देनज़र रखते हुए कानून और आइन की बालादस्ती को सुप्रीम रखें और थोड़ी सी ग्रेस शो करें और एथिक्स दिखाएं और इस्तीफ़ा दे दें और उसके बाद अपना दिफा करें। ये बात तो ये पहला पॉइंट है हमारा। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, जो PS 114 में गुज़िश्ता दिनों होने वाले इंतखाब इलेक्शन और उसके बाद की जो सूरत हाल है। मैं पाकिस्तान के लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इस पर बताऊँ। हम आए 2016 3 मार्च 2016 को वतन वापस आए और आकर हमने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने आवाज़ लगाया। अल्ताफ़ हुसैन साहब को एक्सपोज़ किया, हमने अल्ताफ़ हुसैन साहब के कारनामों को एक्सपोज़ किया और हमने आवाज़ लगाई और हमने बताया कि जो कुछ हो रहा है ये यहाँ के लोगों के लिए, शहर के रहने वालों के लिए अच्छा नहीं हो रहा, और सारी बातें की हमने। जब हम ये सारी बात कर रहे थे, हमें पजीराई मिली, लोगों ने हमारी बात को सुनना और मानना समझना शुरू किया। लेकिन जब हम ये बात कर रहे थे, जिस वक्त हम ये बात कर रहे थे, तो हमारे साहबका कुलीग जो उस वक्त अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ थे, फ़ारूक सत्तार साहब, आमिर खान साहब और उनके साथ जो दूसरे लोग हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन और उनके साथ सारे लोग,
वो हमारी इस बात को, जो कि सच बात थी, जो जो जितनी भी बातें हमने की, और इसलिए सच थी कि वो सारी बातें फारूक भाई और उनके सारे साथ के लोग, एमक्यूएम का एक एक आदमी हमसे करता रहा है, और हम साथ बैठकर वो सारी बातों को एक्सेप्ट करते रहे। लेकिन हमारी बात के बाद उन्होंने हमारी बात की तायीद करने की बजाय उन्होंने उसकी मुखालफत शुरू की, और अल्ताफ़ हुसैन साहब जो कि उस वक्त ऑपरेशनल थे, 90 खुला हुआ था, हमारे ख़िलाफ़ उन्होंने तरह तरह के इल्ज़ामात लगाना शुरू किए और हमें हमारी सच्ची बातों को झुटलाना शुरू किया। खैर, कुदरत का निज़ाम, अल्लाह की लाठी, कुदरत का निज़ाम बहुत ही मुनफरिद होता है। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है। अल्लाह ताला ने ऐसा करवा दिया कि 22 अगस्त का एक दिन, मार्च में हम आए थे, फिर एक 22 अगस्त आती है, 22 अगस्त 2016 को अल्ताफ़ हुसैन साहब ने प्रेस क्लब के सामने एक ऐसी बात कह दी, पाकिस्तान को गाली बक दी, पाकिस्तान को मुर्दाबाद कह दिया कि ये सारे लोग जो हमें बुरा कहते थे, जो हमारे ख़िलाफ़ बात करते थे, जो हमारी बातों की तायीद नहीं करते थे, वो इस काबिल नहीं रहे, उनको इस काबिल नहीं छोड़ा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कि वो सारी उनकी गलतियों को जानने के बावजूद जो उनके साथ जुड़े हुए थे कि वो उनके साथ मज़ीद जुड़ सकते, इसलिए नहीं कि उनको सच उस दिन पता चल गया, इसलिए कि पाकिस्तान के लोगों का गज़ब और गुस्सा उन्होंने देख लिया, पाकिस्तान के इदारों का गज़ब और गुस्सा उन्होंने देख लिया, और उनको अपनी जान बचाना मुश्किल हो गई। अगर वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ, पाकिस्तान को बुरा कहने के बाद अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ खड़े होते, तो वो आज यहाँ नहीं होते जहाँ पे आज वो हैं। तो उन्होंने मजबूरन एक नैरेटिव बनाया और पेश किया कि भाई अल्ताफ़ हुसैन साहब का और ये मुहाजिर कौम का एक ऐसा आपस में ऑब्सेशन है, एमक्यूएम का और पतंग का एक ऐसा ऑब्सेशन है। तो उनके अल्फाज दोहरा रहा हूँ मैं, ये नैरेटिव समझाई गई पाकिस्तान की हुकूमतों को, पाकिस्तान के हुकूमत के कर्ता धर्ताओं को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझाई गई कि अल्ताफ़ हुसैन का और एमक्यूएम का मुहाजिर कौम से, उर्दू बोलने वालों से एक ऐसा ऑब्सेशन है, एक ऐसा लगाव है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब अगर इंडिया के टैंक पे भी बैठकर आ जाएंगे तो ये कराची के लोग उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये बात समझाई गई और उन्होंने माजी के हवाले दिए, और उन्होंने किसी तरीके से इस बात को पाकिस्तान की हुकूमत के कर्ता धर्ताओं को, पाकिस्तान के बड़ी सियासी पार्टीज़ के लीडरों को और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को, उस वक्त के गवर्नर रशीदुल इबाद ने और फारूक सत्तार साहब ने ये बात समझा दी, और उसके नतीजे में उन्होंने कहा और ये एक फैसला करवाया कि ठीक है भाई, अल्ताफ़ हुसैन साहब की एमक्यूएम तो नहीं चल सकती अब 22 अगस्त के बाद, तो हम यहाँ पर फारूक सत्तार साहब की एमक्यूएम बना लें, हम यहाँ पर एमक्यूएम पाकिस्तान नाम की एक चीज़ बना लें, और एमक्यूएम पाकिस्तान को हम ये सारी फ्री हैंड दें और सारा कुछ करें, और वो इन तमाम एमएनए एमपीएस को साथ लेकर अल्ताफ़ हुसैन साहब को अलग करके एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब की पार्टी को अपने कब्ज़े में लेकर, उनके दिए हुए मैंडेट को अपने पास लेकर, उनको आइसोलेट करके ये पार्टी शुरू करें। तो 22 अगस्त को ये वाक़या होता है, फारूक भाई पकड़े जाते हैं 22 तारीख की शाम में, 23 तारीख की सुबह उनको छोड़कर ये वाला काम करवा दिया जाता है कि एमक्यूएम पाकिस्तान बना दी जाती है। हमने पहले दिन से ये बात की कि एमक्यूएम नाम की चीज़ जो है, लाख इख्तलाफात के बावजूद जो सच है वो सच है कि एमक्यूएम नाम की चीज़ जो पार्टी है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब की थी, है और हमेशा हमेशा रहेगी। और ये मैंडेट जो है लोगों के पास, जो एमएनए एमपीएस बने हुए हैं, वो अल्ताफ़ हुसैन साहब का मैंडेट दिया हुआ था, उन्हीं की तकरीरें थी, उन्हीं के टिकट दिए हुए थे, ये उन्हीं का मैंडेट है और उन्हीं का मैंडेट जो है वो रहेगा। तो अगर आपको किसी से इख्तलाफ भी करना है, किसी से लड़ाई भी करनी है, तो उसके अंदर दयानतदारी होनी चाहिए, ताकि दुश्मन को, गलत आदमी को मासूम बनने का फ़ायदा ना मिले, उसको प्ले करने का फ़ायदा ना मिले। द मोमेंट आपने ये एमक्यूएम पाकिस्तान नाम की चीज़ बनाई, हम पहले दिन से ये कह रहे थे कि ये नहीं चलेगा सारा सिलसिला,
ये एक आर्टिफिशियल काम है, ये नहीं चलेगा सारा सिलसिला। और इससे अल्ताफ हुसैन मजबूत होंगे, इससे अल्ताफ हुसैन जो है वो मासूम कहलवाएंगे। लेकिन हमारी बात आज भी रिकॉर्ड पे है, पहले दिन से रहे रिकॉर्ड पे है, हमारी बात नहीं मानी गई और नहीं सुनी गई। खैर, आपको पता है कि हमने किसी के साथ मुखालफत नहीं की है, हमने अपनी बात की है, दावत दी है, अपना पैगाम दिया, और उसके बाद हमने ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं किया। MQM पाकिस्तान ने 2 इलेक्शंस लड़े, एक PS 127 का इलेक्शन लड़ा है मलीर में, जो कि MQM ने 60,000 सीटें ली थी, और इस दफ़ा उन्होंने 13-14 हज़ार सीटें ली। और दूसरा इलेक्शन वो ये लड़े हैं PS 114। ये दोनों इलेक्शंस वो हार गए, ये दोनों इलेक्शंस वो हार गए। PS 127 में 60,000 वोट पड़े थे, 14-15 हज़ार वोट पड़े। PS 114 और PS 127 में एक फ़र्क है कि PS 127 का जब इलेक्शन हो रहा था तो पाक सरजमीन पार्टी हम लोग ग्राउंड पे उतरे और हमने लोगों को कहा, कराची के लोगों को, कि कराची के लोगों, इनको वोट ना देना, इसलिए कि इन्होंने तुम्हारे वोट को बेचना है आगे जाकर। और लोगों ने वोट नहीं दिया, इलेक्शन हार गए। PS 114 पे हमने MQM पाकिस्तान के हवाले से या इस इलेक्शन के हवाले से एक जुमला, एक लफ्ज़ मुखालफत में नहीं कहा। हमने आज़ाद छोड़ दिया लोगों को कि ये वाला काम भी, ये तजुर्बा भी हो जाए, आज़ाद छोड़ दिया। हमने किसी को नहीं कहा कि वोट नहीं डालना, हमने कोई नेगेटिव बात नहीं की, हमने कोई बात भी नहीं की। लेकिन वो इलेक्शंस भी जो है वो हार गए। इन दोनों इलेक्शंस के हारने के बाद, और जो आज ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी है उनकी, उसको देखते हुए, और जिस तरह से इस MQM पाकिस्तान बनाने के बाद जो हमारा खदशा था कि अल्ताफ हुसैन साहब को सांसें मिलेंगी, आप उस मरे हुए मॉन्स्टर को दोबारा जिंदा कर देंगे, आज वो शख्स जो है वो इस काबिल हो गया है कि आज वो अब दोबारा पाकिस्तान को गालियां बकना उसने शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को वो अब खुली गालियां बक रहा है, वो खुली आज़ादी की बात कर रहा है, वो खुली डुली जो है वो अमेरिका को कह रहा है कि पाकिस्तान पे हमला कर दे। वो उसने सारी हदें उस आदमी ने क्रॉस कर दी हैं। तो इस सारी सिचुएशन को सामने देखते हुए मैं ये आज पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के इदारों को ये बताना चाहता हूँ कि ये नैरेटिव फेल हो गया है। ये MQM पाकिस्तान का ये नैरेटिव ये वाला फेल हो गया है कि MQM को किसी भी सूरत में मुहाजिरों का, कराची के रहने वालों का और MQM के नाम का या पतंग के नाम का कोई ऑब्सेशन है, कोई ऐसा लगाव है जो छूट नहीं सकता। ये ब्रांड पिट गया है। और उसके नतीजे में ये और मैं, जिन लोगों ने भी ये फैसला किया, ये इंपॉर्टेंट बात, जिन लोगों ने भी 22 अगस्त को ये फैसला किया कि वो MQM पाकिस्तान बनाएं और फारूक सत्तार साहब को लीडर बनाकर जो है वो MQM पाकिस्तान उनके हवाले करें, मैं उनकी नीयत पे शक नहीं करता। मैं उनके उस पाकिस्तान के उस वक्त के हुक्मरानों के, पाकिस्तान के उस वक्त के जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग इस काम में, इस बात में उन्होंने मुशावरत की हो या उन्होंने जो है उस पर असिस्ट किया हो, मैं उनकी नीयत पे, उनकी इंटेंशन पे शक नहीं करता। लेकिन इंसान बड़ा वो है कि जो अपनी गलती को माने। ये एक गलत काम किया, ये गलत फैसला हुआ और उस गलत फैसले का नतीजा आज आपके सामने है कि वो फ्लॉप हो गया है। अगर हम आज भी इस वाली बात को नहीं समझेंगे तो हम और मज़ीद गलतियां करेंगे और नुकसानात उठाएंगे। तो मैं उनकी इंटेंशन को बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करता, मैं उनकी नीयत ठीक होगी, अच्छा करने की होगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो थी वो मुख्तलिफ थी। हम उस वक्त भी ये बात कह रहे थे और ये सारा ये ड्रामा ये फ्लॉप हो गया। और उस फ्लॉप होने के नतीजे में हो क्या रहा है कि चूंकि पीपल्स पार्टी जो कि बदतरीन गवर्नेंस का करने में इस वक्त आई थिंक चैंपियन है। सिंध के अगर हालात देख लें आप, कराची के अगर हालात देख लें आप, तो पीपल्स पार्टी की जो गवर्नेंस है या गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के चारों सूबों में अगर कहीं बदतरीन गवर्नेंस है, कहीं बदतरीन
माली, एडमिनिस्ट्रेटिवली और सियासी तौर पर बददियानती है, डिज़ास्टर है, वो सिंध के अंदर है। ना पीने का पानी है, ना बिजली है, ना इंसाफ है, ना खुराक है, ना बारिश का पानी निकाला जा सकता है, ना इदारों में करप्शन रुकी है, ना जमहूरियत है ग्रास रूट लेवल तक, ना ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। गज ये कि ना पुलिस ठीक चल रही है, ना ट्रैफिक पुलिस ठीक चल रही है, ना बल्दियात ठीक चल रहे हैं, कुछ भी नहीं है, कहीं भी कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। उस जैसी बैड गवर्नेंस वाली हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम पाकिस्तान की इस कमज़ोरी और इस क्रेडिबिलिटी के लॉस होने की वजह से फ़ायदा हो रहा है। और वो ये दोनों इलेक्शंस जो कि सीट थी, कराची के रहने वालों की सीट थी, कराची के वालों की सीटें थीं, और जिसमें सारे ज़ुबानें बोलने वाले शामिल हैं, उस सीट को पीपल्स पार्टी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हासिल करने में कामयाब हो गई है। तो कराची के लोगों में एक मायूसी है और वो एक खौफ का शिकार हो गए हैं कि जो पीपल्स पार्टी लाड़काना नहीं बना सकी, जो नवाब शाह नहीं बना सकी, जो सखर खैरपुर नहीं बना सकी, जो पीपल्स पार्टी जिसने सारे अख्तियारात छीन लिए हैं कराची के, हैदराबाद के बल्दियाती इदारों के, जो पीपल्स पार्टी पुलिस को ठीक नहीं कर सकी, जो गवर्नेंस, वो आज अगर ये सीटें बाय डिफॉल्ट ले रही, उनके वोट नहीं बढ़े हैं। आगे देखिए, ये समझने की बात है, को पीपल्स पार्टी के वोट नहीं बढ़े हैं, कोई पीपल्स पार्टी के ने कोई नया कारनामा अंजाम नहीं, पीपल्स पार्टी को उतने ही वोट्स मिल रहे हैं जितने वोट उसको हमेशा से मिलते चले आ रहे हैं। हाँ, जो दूसरी पार्टी थी जो उससे ज्यादा वोट लेकर जीतती थी, उस पार्टी ने उससे ज्यादा वोट लेना बंद कर दिया है या उसकी क्रेडिबिलिटी लूज हो गई है और उस पार्टी को वोट नहीं मिल रहा है। मैं कराची के लोगों आपसे मुखातिब होकर कहना चाहता हूं, खास तौर पर उन कराची के लोगों से जो हमें बार बार ये कहते हैं, हर महफिल में ये कहते हैं, हर जगह ये कहते हैं कि आप लोग सारी बातें ठीक कर रहे हैं लेकिन आप आपस में मिल जाएं। मैं आज आपको एड्रेस करके कराची के लोगों में दो बातें करना चाहता हूं। मैं आज आपको एड्रेस करके, मैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे, मैं अपनी वीकनेस पे नहीं, आज हमारी पार्टी ग्रो कर गई है, हमारी सारी बात, जो एक एक बात कही हुई सही साबित हो गई है। हमारे जो मुखालफीन थे वो हार चुके हैं, हम हर दिन हमारा साइज बढ़ रहा है और आइंदा आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला हम सिंध के अंदर हुकूमत बनाएंगे। सिंध के रहने वाले, सिंधी बोलने वाले, पश्तो बोलने वाले, बलोच बोलने वाले, बलोच और पंजाबी और तमाम ज़ुबानें बोलने वालों के साथ, उनकी मदद के साथ हम इंशाअल्लाह ताला इतनी बड़ी तादाद में सिंध के शहरी और देही इलाकों से हम सीटें हासिल करेंगे, पाक से ज़मीन पार्टी हासिल करेगी कि हम इंशाअल्लाह ताला तनहा इनके साथ मिलकर, पाक से ज़मीन पार्टी इन तमाम लोगों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। इतनी सीटें होंगी और ये अर्बन सेंटर्स में स्वीप करेंगे इंशाअल्लाह ताला, हम स्वीप करेंगे। अपनी ग्रास रूट की स्ट्रेंथ को देखकर हम ये आज ये हम्बली अल्लाह की मदद के साथ हम ये बहुत ही आजिज़ाना तौर पर ये बात कह रहा हूं मैं कि हम इंशाअल्लाह ताला स्वीप करेंगे। बट हैविंग सेड दैट, ये जानने और ये देखने और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे रहने के बावजूद मैं आज कराची के लोगों, मैं आज तुम्हें गवाह बनाकर मैं फारूक सत्तार भाई की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा हूं। मैं उन्हें दावत दे रहा हूं कि फारूक भाई, आपका नैरेटिव, मैं इसको क्वेश्चन नहीं करता कि वो सही था गलत था, आपका नैरेटिव आज नाकाम हो गया है कि लोगों का ऑब्सेशन एमक्यूएम के नाम के साथ या पतंग के नाम के साथ है, इसके बगैर आपको वोट नहीं मिलेंगे। और आपका ये नैरेटिव भी नाकाम हो गया है, फेल हो गया है कि कराची में सिर्फ और सिर्फ जो है वो एथनिक बुनियाद पर सियासत की जानी चाहिए। इन दोनों बातों को सामने रखते हुए आज जबकि ये नाकामी हो गई है, फारूक भाई, मैं आपको दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ, मैं आपको दावत देता हूँ कि आइए इस शहर के तमाम ज़ुबानें बोलने वालों के लिए मिलकर काम करें। आइए अपनी अना को ख़त्म करके, हमने ये प्लेटफॉर्म बना लिया है, हमने ये प्लेटफॉर्म को ग्रो कर लिया है, हमारी कही हुई सारी बात, हमारे रास्ते पे चलने वाली सारी बात इतनी स्ट्रांग हो गई है
कि आज मैं आपको इस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ, आप जबकि ये 2 सीटें हार गए दोनों इलेक्शन, मैं आज आपको, आपके साथियों को और आपको ये दावत देता हूं कि खुदारा अपनी अना को और अपनी सामने की आज की गेंद को, कि आपके पास आप एमपीए हैं, एमएनए हैं, या आपको छोटे मोटे, आपको जो भी आपका सिलसिला चल रहा है, उसको लोगों के ऊपर तरजीह ना दें। कराची के लोगों के ऊपर, कराची की डेवलपमेंट के ऊपर, कराची के बच्चों के फ्यूचर के ऊपर उसको तरजीह ना दें और आए मिलकर काम करें। मैं उन लोगों को गवाह बनाकर कहता हूं कि लोगों, मैं बिल्कुल साथ मिलाकर काम करने के लिए पाक सरजमीन पार्टी, फारूक सत्तार साहब को और उनके तमाम लोगों को काम साथ मिलाकर एक रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं। आए बैठकर इसका रास्ता निकालते हैं और आए मिलकर इसमें साथ काम करते हैं। ये एमक्यूएम फारूक भाई, ये आपकी नहीं है, ये एमक्यूएम मेरी भी नहीं हो सकती। एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब की थी, एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब की है और एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब की रहेगी। आप भले आपके नाम पर डॉक्यूमेंट्स हों, चीजें हों, इससे नहीं हो जाता। एमक्यूएम को जिंदा रखने से अल्ताफ हुसैन जिंदा हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में रखें। आज इसी वजह से जो अल्ताफ हुसैन 22 अगस्त को उनकी पॉलिटिकल डेथ हो गई थी, इस एमक्यूएम पाकिस्तान बनाने से आज वो दोबारा वो जिंदा हो गए। आज वो अपने लोगों को दुनिया भर में बातें कर कर पाकिस्तान को गाली बक रहे हैं, दोबारा पाकिस्तान के लिए कैंपेन चला रहे हैं, पाकिस्तान की सालियत के लिए कैंपेन चला रहे हैं। अगर ये एमक्यूएम पाकिस्तान नहीं बनाई जाती तो अल्ताफ हुसैन 22 अगस्त 2016 को उनकी पॉलिटिकल डेथ हो गई थी। मैं बनाने वालों की नीयत को पे क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं उसके ऊपर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन तजुर्बा होता है, डायनेमिक्स होती हैं। हमने उस वक्त कहा था कि नाकाम होगा, हम आज साबित हो गया कि ये फॉर्मूला नाकाम हो गया है। अब इसको मजीद इसको घसीटने से और मजीद नाकामियां और परेशानियां होती चली जाएंगी। तो मैं फारूक भाई आपको दावत देता हूं, पाक कराची के उन तमाम लोगों को गवाह बनाकर के आइए और मिलकर साथ मिलकर अगर आपकी इंटेंशन लोगों की खिदमत करना है, साथ मिलकर इसको काम करते हैं। आपका नैरेटिव जो है वो फेल हो गया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो लोग, हमने इस बात को भी प्रूव कर दिया कि जो लोग ये समझते थे कि अल्ताफ हुसैन साहब की एक कॉल पर लोग जो है वो लोग उनकी बात सुन लेंगे, तो 2 वाकयात हुए। एक तो हमारे आने के बाद अल्ताफ हुसैन साहब ने, जब इसी फारूक सत्तार साहब जब अल्ताफ हुसैन साहब के साथ थे, उनके घर पर रेंजर जब एक दफ़ा रेड करने जाती है कामरान फारूकी को ढूंढने के लिए, तो अल्ताफ हुसैन साहब ने उस मौके को गनीमत जानकर इस कराची में हड़ताल की कॉल दी थी। इस कराची में हड़ताल की कॉल दी थी, बिल्कुल टीवी पे, मीडिया पे हड़ताल की कॉल दी थी। ये हमारा फ़र्क है, ये पीएसपी का फ़र्क है कि अल्ताफ हुसैन की कॉल पर एक भी एमक्यूएम के, उस वक्त तो ये मुत्तहदा एमक्यूएम थी, एक एमक्यूएम थी, एक भी वर्कर जो है वो कराची को बंद कराने के लिए निकला नहीं। देखिए, रेंजर्स ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत बड़ा रोल है, बहुत कारनामा है, लेकिन रेंजर्स जो है वो, मैं पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया की फोर्स भी लगा लें अगर आप यहाँ पर, तो आप हड़ताल नहीं रोक सकते। अगर हड़ताल करवाने के लिए कोई निकले, उसके लिए कोई हज़ारों लोगों की ज़रूरत नहीं होती, 10, 12, 15 लोग शहर बंद कराने के लिए काफ़ी होते हैं। एक वर्कर, एक कारकुन, एक आदमी, कराची का लड़का अल्ताफ हुसैन की कॉल पर हड़ताल करने के लिए नहीं निकला। अल्ताफ हुसैन साहब ने इस इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान किया था। उनके दिमाग में वही 92, 93 के इलेक्शन की सारी यादें जो हैं, और उनके जो दरबारी हैं वो उनको यही याद दिलाते हैं, भाई आप बोलेंगे तो बस ख़वातीन और औरत, मर्द, बच्चे सब बाहर निकल आएंगे। उनको हमें कोई खदशा नहीं था, हमें पता था कि अब अल्ताफ हुसैन साहब की बात सुनने वाला कोई नहीं है, लोगों को समझ में आ गई ये बात। हमें कोई खदशा नहीं था कि यहाँ पर खुदा न खास्ता कोई पोलिंग कम होगी, रुकेगी। हमारी दूसरी बात भी सही साबित हो गई कि जो लोग इस बात पर डरा रहे थे और बहुत सारी चीज़ें करवा रहे थे बहुत सारे लोगों से कि भाई लोग वोट डालो और निकलो, इसकी मदद करो, उसकी मदद करो, वरना अल्ताफ हुसैन की कॉल जो है वो कामयाब हो जाएगी, वो कॉल भी नाकाम हो गई। वो फिनोमेना, वो नैरेटिव भी नाकाम हो गया कि अल्ताफ हुसैन की कॉल पर किसी ने कान नहीं धरा
और अल्ताफ हुसैन साहब की बात अब सुनने वाला यहाँ पर नहीं है, वो बैठकर फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर अपने 4 लोग जमा करके तालियां बजाकर साथी नगमा सुनकर जो है वो वहीं पर विक्ट्री के निशान दिखाकर वो आदमी जो है वो घर चला जाता है, गालियां वालियां बककर। वो अब इस जहनी इस कैफियत में आ गया है कि वो किसी ज़माने में किसी लीडर के लिए ना कि भाई उसको अच्छा दिखाने के लिए एक अखबार छपता था उसके लिए जिसमें सारी उसकी तारीफें होती थी। अब अल्ताफ हुसैन जहनी तौर पर उस मेंटल उस कंडीशन में चले गए हैं कि जहां पर उनके सामने वो जो 4 5 6 8 दरबारी बैठे हैं उनको पूरी दुनिया वही नजर आती है। वो जी भाई कर रहे होता है। अच्छा, वो तो उनके पेड लोग हैं, उनको तनख्वाह जाती है, उन्होंने तो जो है वो वहाँ उसके जो भी उनको तनख्वाह देगा उनके लिए वो बात करेंगे। तो अल्ताफ हुसैन साहब विक्ट्री दिखाकर दुनिया फतह करके जो है वो तकरीर करके चले जाते हैं। उनकी बात उनसे अब उनसे अगर कोई डरा कर अल्ताफ हुसैन साहब को से डरवा कर अगर कोई कंसेशन लेना चाहता है तो ये वाला काम भी ख़त्म हो गया, ये वाला काम भी ख़त्म हो गया कि अब अल्ताफ हुसैन का खौफ पैदा करके कि भाई अल्ताफ हुसैन आ जाएंगे, अल्ताफ हुसैन जो है वो की बात हो जाएगी, अब जो है वो कंसेशन लो और जो है वो गलत सही को छोड़ो, ये करो, ये वाली बात भी ख़त्म हो गई। तो मैं अपनी बात को मैं क्लोज़ करता हूँ यहाँ पर। ये 2 मकासद थे, मैं बिल्कुल खुले दिल के साथ, मैंने देखें कोई बात नहीं की है। मैं कहता हूँ तौबा करें, अपने अपने दिल में तौबा करें और आकर लोगों की भलाई के लिए साथ मिलकर काम करने का कोई तरीक़ाकार निकालें और इस नैरेटिव को जो फेल हो गया है काइंडली इसको दफन कर दें, इसको मज़ीद ना खींचें। अगर इसको मज़ीद खींचेंगे तो इससे और बुराई पैदा होगी, इससे अच्छाई पैदा ना होगी। ये 2 मैसेजेस जो है मैं आज देना चाहता था कराची के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को गवाह बनाकर। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात का पहले जवाब दे दूँ, जितना मैंने कहा है उतना ही मेरा मौक़िफ़ है, जिन लोगों की मैंने बात की है वही मेरा मौक़िफ़ है। और अब पहली बात पे आ जाते हैं, जवाब दूसरे सवाल का जवाब छोटा हो गया, जल्दी दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं। ये हल्का जो जहाँ पर 23,000 पीपल्स पार्टी को वोट मिले हैं, मैं कराची के लोगों को भी एक्सप्लेन कर दूँ, मुझे आपसे ऐसी सवाल की तवक्को थी। देखिए, ये हमेशा से रिवायती हल्का रहा है पिछले 30 सालों से इरफानुल्लाह मरवत साहब के दरमियान और MKM के दरमियान। ऐसा ही है, इरफानुल्लाह मरवत साहब के दरमियान और MKM के दरमियान। इरफानुल्लाह मरवत साहब को आपने देखा होगा पिछले दिनों वो पीपल्स पार्टी में गए अपने सारे लोगों के साथ, अपनी पूरी क्लाउड के साथ, और उसके बाद उनके साथ एक मिसहैप हुआ और पीपल्स पार्टी के अंदर ये जो प्रॉब्लम टूल शूट आ गई जरदारी साहब की जो साहबजादियाँ उनके हवाले से, और इरफानुल्लाह मरवत साहब को वापस आना पड़ा, पीपल्स पार्टी से वापस निकलना पड़ा। लेकिन इरफानुल्लाह मरवत साहब के साथ जो क्लाउड था पूरा, जो उनका वोटर था, जो उनके जो पॉकेट थे, वो उनके करता धरता पीपल्स पार्टी में चले गए थे। पीपल्स पार्टी से फिर वो वापस नहीं आए, इरफानुल्लाह मरवत साहब वापस आए, पीपल्स पार्टी से वो लोग वापस नहीं आए। बेसिकली ये इरफानुल्लाह मरवत साहब का जो क्लाउड था जो पीपल्स पार्टी में गया है, ये उसका वोट है नंबर 1। फिर इस इलाके की हल्का बंदी चेंज हुई है। चेनेसर गोड पहले PS 115 में होता था, चेनेसर गोड का जो पॉकेट है वो पहले PS 115 में होता था। पीपल्स पार्टी ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए इस चेनेसर गोड को इस PS 114 में शामिल करवाकर वहाँ पर उस हल्के को शामिल करवाया है। और ये इस तरह से ये इरफानुल्लाह मरवत साहब का वोट और चेनेसर गोड का वोट मिलकर ये 23,000 वोट पड़े नंबर। अब आ जाते हैं MKM के ऊपर, MKM को 18,000 वाली बात। इस 18,000 के वोट में MKM का तो 5 से 6,000 ही वोट है, 12 से 13,000 वोट जो है वो कामरान टिसोरी साहब का है। अब कामरान टिसोरी साहब की कोई बरादरी तो है नहीं, ना उनकी कोई फॉलोइंग है, तो कामरान टिसोरी साहब का के पास ये वोट कहाँ है, ये अब आपके लिए जो है वो जवाब गुमशुदा है। अब इसका जवाब जो है वो खुद ढूंढें। लेकिन मैं ये स्टेट कर बता रहा हूँ कि ये वोट 12 से 13,000 वोट अगर कामरान टिसोरी भाई वहाँ पर नहीं होते तो ये वोट वहाँ पर 5 से 6,000 वोट से ज़्यादा जो है वो नहीं पड़ता। तो चूँकि कामरान टिसोरी ये वोट कामरान टिसोरी का है, ये कामरान टिसोरी साहब का वोट है। 12 से 13,000 वोट, 18,000 में 5-6,000 MKM को ले लिए होंगे और 12 से 13,000 वोट। और मैं नहीं बात करना चाहता उस पर कि कितने लोग निकले, क्या हुआ, कितनी तस्वीरें जा रही, उसमें मैं बात नहीं करना। तो ये 12 से 13,000 वोट 18,000 में कामरान टिसोरी साहब का है और MKM को बड़ी कदर करनी चाहिए उनकी। बिल्कुल हम मुतालबा करेंगे, एहतसाब सबका होना चाहिए, बिल्कुल मुतालबा करेंगे। लेकिन डेफिनेटली शुरू से ऊपर से शुरू हो। अभी तो GIT फेडरल गवर्नमेंट के वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से गई है और वहाँ से शुरू होकर सबका एहतसाब होना चाहिए। उनके लिए सारी सीटें हैं, हम अभी उठ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। आप छोड़ दिए हमने सीट।